जीतने वाली टीम बन गई। बिहार विधानसभा चुनाव में सीमांचल रीजन की 5 सीटों पर ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने कब्जा जमा लिया, जिसके बाद पार्टी के समर्थकों ने जबरदस्त जश्न मनाया और ऐसा माना जा रहा है कि 20 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने वाली एमआईएम से सीमांचल रीजन की कई सीटों पर महागठबंधन का खेल बिगड़ा है, क्योंकि अररिया, पूर्णिया और किशनगंज जिले की सीटों पर एमआईएम उम्मीदवारों ने असर डाला। किशनगंज जिले के कोचाधामन से सामने आई एक तस्वीर में जीत की खुशी में पार्टी उम्मीदवार इजहार अशरफी और उनके समर्थक जश्न में डूबे दिखे। सीमांचल में अच्छे प्रदर्शन से एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी भी खुश नजर आए और इसी जोश में उन्होंने संकेत दिए कि बंगाल और उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनावों में उनकी पार्टी मैदान में उतर सकती है। पार्टी के लोग लड़ने तैयार हैं बंगाल के, अलग वो कहेंगे कि सर लड़ना चाहिए और वो मजबूत हैं तो यकीनन हम फैसला लेंगे। यूपी तो लड़ेंगे 22 में। मुस्लिम आबादी वाले सीमांचल रीजन में उम्मीद की जा रही थी कि महागठबंधन को ज्यादा सीटें मिलेंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और वहां की ज्यादातर सीटों पर एनडीए और एमआईएम ने बाजी मार ली। यानी अरुण, देखिए एक तरफ एलजेपी पर भी नजर थी और साथ ही साथ एआईएमआईएम ने सीमांचल रीजन में कई सीटों पर, क्या आपको लग रहा है महागठबंधन का खेल बिगाड़ दिया? देखिए, निश्चित रूप से असदुद्दीन ओवैसी जहां भी जाते हैं उनकी स्पीच बड़ी फायरी होती है, तो वो लोगों को अट्रैक्ट भी करती है। सीमांचल क्षेत्र में मुस्लिम आबादी अच्छी खासी संख्या में है, तो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को सफलता मिली है। लेकिन ये सफलता इसलिए भी मिली है क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी को दोनों पार्टियों में लगातार, आप देखिए कि कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन की कोशिश उन्होंने की थी आरजेडी के साथ, जो महागठबंधन है, लेकिन लगातार बीजेपी की बी टीम करार देते थे महागठबंधन के लोग। और डर इस बात का था आरजेडी को और कांग्रेस को कि अगर असदुद्दीन ओवैसी को अपने फोल्ड में लेते हैं, महागठबंधन में लेते हैं, तो जिस तरह की वो स्पीच देते हैं, प्रधानमंत्री के बारे में जिस तरह की बात करते हैं, बीजेपी के बारे में और आरएसएस के बारे में जिस तरह की बात करते हैं, जाने अनजाने न चाहते हुए भी ये जो चुनाव है वो ध्रुवीकरण का चुनाव हो जाएगा। हालांकि क्या उसके बावजूद ध्रुवीकरण नहीं हुआ, ये अलग सवाल है, इसका विश्लेषण अलग तरीके से होगा। लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलेंगे, बीजेपी आरएसएस के खिलाफ बोलेंगे और ध्रुवीकरण हो जाएगा, इस डर से महागठबंधन ने उनको अपने पाले में नहीं लिया। उन्होंने अलग चुनाव लड़ा, मायावती के साथ गठबंधन किया, उपेंद्र कुशवाहा के साथ गठबंधन किया और जाहिर सी बात है कि उन्होंने एक बड़ा डेंट पहुंचाया है। अगर वो साथ होते तो मुस्लिम वोटों का बंटवारा नहीं होता और तस्वीर कुछ दूसरी होती। लेकिन ये अगर मगर का सवाल है, ओवैसी इसी के लिए जाने जाते हैं। वो उत्तर प्रदेश में भी चुनाव लड़ेंगे, वो पश्चिम बंगाल में भी चुनाव लड़ेंगे, महाराष्ट्र में भी चुनाव लड़ते हैं। तो ओवैसी के आने से सीमांचल के क्षेत्रों में की अगर बात करें तो वहाँ समीकरण चौतरफा जरूर हो गया था। कहीं बीजेपी और एनडीए लड़ रही थी, कहीं महागठबंधन लड़ रहा था और कहीं वो लड़ रहे थे और पप्पू यादव भी एक बड़ा फैक्टर थे। वोटों के बिखराव का फायदा एनडीए को हुआ है और जाहिर सी बात है कि महागठबंधन के लोग उसके लिए जिम्मेदार असदुद्दीन ओवैसी को मानते हैं। यानी विक्रांत, इस पूरे चुनाव में कुछ लोग तो जितना खेल नहीं बना रहे उतना खेल बिगाड़ा है। चाहे एलजेपी की बात करें जिसने जेडीयू का खेल बिगाड़ दिया, और चाहे अब एआईएमआईएम की बात करें, उन्होंने महागठबंधन का खेल बिगाड़ दिया। देखिए, इसे मैं दूसरी तरह से देखना चाहूँगा। लोकतंत्र में किसी भी राजनीतिक दल को अपनी राजनीतिक हैसियत बढ़ाने का पूरा अधिकार है और असदुद्दीन ओवैसी देश के अलग अलग इलाकों में चुनाव लड़कर अपनी पार्टी का विस्तार करते हैं। अब कांग्रेस ये वो नहीं ले सकती कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी चुनाव लड़ती है, इस कारण हम हार गए। एक तरफ आप ध्रुवीकरण के डर से उनके साथ गठबंधन नहीं करते और आप ये चाहते हैं कि वो अपना बोरिया बिस्तर समेट करके घर पर बैठ जाए। तो राजनीतिक दल इस तरीके से राजनीति नहीं करते। असदुद्दीन ओवैसी हो या कोई भी चिराग पासवान हो, उन्होंने खेल बिगाड़ा जरूर, लेकिन ये उनका पूरी तरीके से राजनीतिक हित है, उनका अधिकार है कि वो अपनी पार्टी का विस्तार करें। और असदुद्दीन ओवैसी पहले भी बिहार में चुनाव लड़ते रहे हैं, लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने अपना उम्मीदवार दिया था, तो एक तरह से उस क्षेत्र में उनका प्रभाव है और उसी को देखते हुए, और ये कोई छोटी कामयाबी नहीं है 5 सीटें जीत लेना। और जिस यादव मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन की बात महागठबंधन करता था, उसको धत्ता बताते हुए ओवैसी की पार्टी वहां पर 5 सीटें निकालने में कामयाब हुई है। यानी वो केवल वोट कटवा पार्टी उस सीमांचल के क्षेत्र में नहीं रही है, बल्कि उसने अपनी पार्टी में जो मेहनत की है पिछले कुछ सालों में, उससे उसका विस्तार भी हुआ है और अब वो उससे आगे निकली है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को और उसके सहयोगी दलों को अपनी रणनीति में अब ये बदलाव या ये सोच लाना चाहिए कि किस तरीके से इस तरह जो राजनीतिक दल काम करते हैं उससे कैसे बचा जाए, क्योंकि ये बहाना ज़्यादा नहीं चलाया जा सकता कि फलानी पार्टी आकर के मैदान में हमारा खेल बिगाड़ गई, वरना हम सरकार बना देते हैं। यानी आपको अपने खेल का बादशाह होना चाहिए
और इतना बड़ा बादशाह होना चाहिए कि कोई भी आकर आपका खेल ना बिगाड़ पाए। आप रहिए हमारे साथ। देखिए, बिहार चुनाव के नतीजे साफ होने के बाद अब ये सवाल बड़ा हो गया है कि नीतीश कुमार चौथी बार सीएम की कुर्सी तक पहुंचने में कैसे कामयाब हुए, जबकि चुनाव पूर्व तेजस्वी का जो पलड़ा था वो भारी नजर आ रहा था। नीतीश के लिए सबसे मुश्किल 15 साल की सत्ता विरोधी लहर से लड़ाई थी, जिसे खत्म करने में मोदी लहर का सबसे अहम रोल रहा। लेकिन इसके साथ ही बिहार की महिलाओं और साइलेंट वोटर्स ने भी नीतीश की नैया पार लगाने में काफी मदद की। बिहार में फिर चला मोदी मैजिक। ब्रांड मोदी ने बचाई नीतीश की नैया। जंगल राज के युवराज क्या वो बिहार को आईटी के क्षेत्र में या आधुनिकता के किसी भी क्षेत्र में आगे ले जा सकते हैं? महिलाओं के जोर से बची नीतीश की गद्दी। साइलेंट वोटर्स ने बचाया नीतीश का सिंहासन। आज नीतीश बाबू के जीतावा, बिहार फिरो से आबाद, बिहार फिरो। सारी महिला करे जय जय करवा, छठी मैया दे देला नया आशीर्वाद। बिहार चुनाव में कोरोना की वजह से मतगणना में भले ही देरी हो रही हो, लेकिन एग्जिट पोल को झुठलाते हुए नीतीश कुमार चौथी बार कमान संभालने की ओर कदम बढ़ा चुके हैं। अब तक आए चुनाव परिणामों से बिहार में सत्ता की जो तस्वीर बनती दिख रही है, उससे यह लगभग साफ हो गया कि ज्यादातर सियासी जानकारों के गणित को जनता ने बिगाड़ दिया है। बिहार चुनाव प्रचार के दौरान जगह जगह से नीतीश कुमार के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर की खबरें आ रही थी। तेजस्वी यादव की सभाओं में आने वाली भीड़ ने इस तरह की खबरों को और ज्यादा हवा दे दी थी। और जब एग्जिट पोल के नतीजे सामने आए तो ऐसा लगने लगा कि नीतीश कुमार की कुर्सी डोल गई है, लेकिन चुनाव नतीजों ने सारे आकलन गलत साबित कर दिए हैं। ऐसे में अब इस बात पर बहस होनी जरूरी है कि आखिर वो कौन से ठोस कारण रहे जिनके कारण नीतीश कुमार की वापसी संभव हुई। बिहार चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद अब उन वजहों की तलाश शुरू हो गई है जिनके दम पर नीतीश कुमार एक बार फिर बिहार की कमान संभालने जा रहे हैं। नीतीश को कुर्सी के करीब पहुंचाने में बिहार की महिलाओं की भूमिका को सबसे अहम माना जा रहा है, क्योंकि इस बार महिलाओं ने जमकर वोटिंग की है। चुनाव आयोग के मुताबिक इस बार बिहार में पुरुषों का मतदान प्रतिशत 54.68 था, जबकि महिलाओं का मतदान प्रतिशत 59.69 रहा। यानी महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा मतदान किया। महिलाओं के भारी मतदान को नीतीश कुमार के लिए फायदे का माना जा रहा है और इसकी सबसे बड़ी वजह शराबबंदी समझी जा रही है, क्योंकि शराबबंदी की वजह से महिलाओं को काफी राहत मिली। इसकी वजह से घरेलू हिंसा में काफी हद तक कमी आई और गरीब परिवारों में पैसे की बचत बढ़ गई। गरीब परिवारों में पुरुषों ने कामकाज में ज्यादा वक्त बिताया, इससे भी गरीब परिवारों की आमदनी में इजाफा हुआ। नीतीश की शराबबंदी की योजना पर बिहार की महिलाएं हमेशा से खुशी जताती रही हैं। शराबबंदी अच्छा है, जो हम लोगों के लिए फायदा है। हस्बैंड लोग शराब पीकर सारा पैसा खत्म कर देते थे, अब तो पैसा कम से कम बच रहा है। क्या कहना है आपका? सही बात है कि ठीक है, शराब बंद होने से घर में शांति का माहौल तो बना हुआ है। घर में शांति माहौल बनी हुई है। हम लोग अब बच्चे को परवरिश अच्छा ढंग से हो रहा है। शराबबंदी से महिलाओं की खुशी और चुनाव में महिलाओं के बढ़ चढ़कर मतदान करने को अब नीतीश की जीत का एक अहम कारण माना जा रहा है। नीतीश कुमार ने जो शराबबंदी का कानून बनाया और उसको लागू किया, निश्चित तौर पर उसकी वजह से बिहार में जो महिलाएं हैं वो उनके हक में आई, क्योंकि
शराबबंदी कानून लागू होने के बाद घर के अंदर जो उनके लिए कला की परिस्थिति होती थी वो खत्म हुई। घर के पुरुष जो शराब पर काफी अधिक पैसे खर्च कर दिया करते थे उसमें कहीं ना कहीं रोक लगी। कानून व्यवस्था बेहतर हुई, सड़क पर शराब पीकर मनचलों के छेड़ने का खतरा कम हुआ। तो ये तमाम चीजें ऐसी रही जिसकी वजह से शराबबंदी कानून को महिलाओं ने उसको जो है सो अच्छा माना और इसीलिए नीतीश कुमार के हक में वोट भी किया। एनडीए गठबंधन के पक्ष में महिलाओं के मतदान करने की वजह सिर्फ शराबबंदी ही नहीं है। नीतीश कुमार ने राज्य में कई ऐसी योजनाएं चलाई जिनका सीधा फायदा महिलाओं को मिल रहा है। नीतीश कुमार ने बिहार में स्कूल जाने वाली लड़कियों को सरकार की ओर से साइकिल देने की योजना शुरू की है। इसके अलावा ग्रेजुएट करने वाली लड़कियों को 55,000 का ग्रांट, पंचायत में महिलाओं की 50% की हिस्सेदारी और सरकारी नौकरी में 35% का कोटा दिया गया। माना जा रहा है कि नीतीश की इन योजनाओं ने महिलाओं को उनके पक्ष में किया और चुनाव में इसका उन्हें सीधा फायदा मिला। नीतीश कुमार जब शासन में आए तो उन्होंने महिलाओं को लेकर कई सारे खास प्रोविजन किए, चाहे वह छात्राओं के लिए साइकिल की व्यवस्था करनी हो, छात्रवृत्ति की व्यवस्था करनी हो, या फिर आप ध्यान देखिए पंचायतों में 50% का आरक्षण, यह देश में पहली बार हुआ था। तो निश्चित तौर पर इससे महिलाओं को एम्पावरमेंट की अनुभूति हुई और वो एक सॉलिड वोट बैंक के तौर पर वह जुड़ी नीतीश कुमार के साथ, जिसका फायदा हर चुनाव में उनको कहीं ना कहीं होता रहा है। नीतीश की 15 साल की सत्ता विरोधी लहर को काटने में केंद्र की योजनाओं का भी काफी रोल है। केंद्र सरकार की वो योजनाएं जो सीधे गांव तक पहुंची और जिनका फायदा सीधे महिलाओं को मिला, उन्होंने भी महिला वोट एनडीए की झोली में ला दिया। केंद्र सरकार की उज्ज्वला योजना से घर घर गैस सिलेंडर पहुंचा, जिससे महिलाओं को काफी राहत मिली। इसके अलावा जनधन योजना से गरीबों के खाते में सीधे पैसे पहुंचे। किसान सम्मान निधि के तहत गरीब किसानों को 6,000 रुपए मिले और आयुष्मान योजना से चिकित्सा सुविधा मिली। कोरोना काल में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से गरीबों को अनाज मिला। इन सभी योजनाओं का फायदा गांव में गरीब किसानों और मजदूरों को सबसे ज्यादा हुआ, जो बिहार के चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। मोदी हमरा के नल डाले, लाइन डाले, कोटा डाले, वृद्धा पेंशन देता रहे, गैस डाले, उनका का नजर तारा का दे। केंद्र की इन योजनाओं ने लोगों की जिंदगी पर क्या असर डाला, इसका अंदाजा प्रधानमंत्री मोदी ने शायद बहुत पहले ही लगा लिया था। यही वजह थी कि उन्होंने अपनी रैलियों में इसका जिक्र भी किया और लोगों को केंद्र की योजनाओं। डबल इंजन वाली एनडीए सरकार बिहार के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। तो ये डबल युवराज अपने अपने सिंहासन को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। तेजस्वी के नेतृत्व में महागठबंधन को बिहार के युवाओं से काफी आस थी, लेकिन एनडीए बिहार की जनता में लालू के जंगल राज की यादें ताजा कराने में कामयाब रहा और इसका असर नतीजों में दिख रहा है। डबल इंजन की जो सरकार है और ये जो नारा जो है खुद नरेंद्र मोदी ने भी दिया था चुनाव के दौरान जब वो प्रचार के लिए आए, ओवेस्ली नीतीश कुमार के साथ जो उनकी जोड़ी केंद्र में यानी प्रधानमंत्री मोदी और राज्य में नीतीश कुमार, यह एक बड़ा ही फॉर्मिडेबल नारा था। और इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप इसकी तरफ नहीं देखेंगे तो फिर सामने तो जंगल राज ही है, क्योंकि 15 साल जो लालू और राबड़ी के थे उसको जंगल राज के तौर पर ही जो है पोर्ट्राय करती रही हमेशा एनडीए से जुड़ी हुई पार्टियां। बिहार चुनाव में साइलेंट वोटर की भूमिका भी काफी अहम मानी जा रही है। एनडीए के नेताओं का ये भी कहना है कि उनके वोटर ज्यादा मुखर नहीं थे, इसलिए एग्जिट पोल और चुनावी लहर में वो कमजोर नजर आ रहे हैं। चुनावी परिणामों से ये साबित होता दिख भी रहा है। शुरू से हम इस बात को दोहरा रहे हैं कि हमारा फीडबैक मैकेनिज्म बूथ टू बूथ हमें रिस्पॉन्स आता है, फीडबैक आता है। उस फीडबैक के बेसिस पे मुझे पूरी उम्मीद है कि एनडीए प्रचंड बहुमत से जीतेगी, सरकार हमारी बनेगी। वो हमारे साइलेंट वोटर्स होते हैं, इसलिए बहुत सारे लोग जो है वोकल नहीं होकर कुछ बोलते नहीं हैं, लेकिन हमारी सपोर्ट है, हम जमीन पे ट्रैक्शन है, दिखता है साफ कि हम जीत रहे हैं, उसमें कोई संदेह नहीं मुझे लगता है अभी अब तक के जो रुझान है। बिहार में नीतीश के नेतृत्व में एनडीए भले ही सरकार बनाने की ओर बढ़ रही हो, लेकिन ये भी एक सच है कि तेजस्वी ने एनडीए को जबरदस्त टक्कर दी और इस चुनाव में लालू कहीं नहीं थे। इससे तेजस्वी भले ही सरकार न बना सकी, लेकिन बिहार की राजनीति में उनका कद काफी बढ़ गया है।
अमिताभ जी, इस जीत के साथ ही, एनडीए की इस जीत के साथ ही एक बात और स्पष्ट हो गई है, वो ये कि तेजस्वी यादव की रैलियों में हम देख रहे थे भारी भीड़ उमड़ रही थी, लेकिन एक बात जो स्पष्ट हुई है वो ये कि भीड़ कई बार होता है कि वोटर में तब्दील नहीं होती है। देखिए, बीजेपी के पास एक बूथ के लेवल तक काम करने वाले कार्यकर्ता हैं और घर घर से वोटरों को, जो उनके अपने वोटर, उनको पहचान कर मतदान केंद्रों तक ले जाने की एक बड़ी वेल ऑयल्ड मशीनरी है जो हर राज्य में काम करती है। और बीजेपी अगर चुनाव का काम चुनाव के ऐलान के पहले ही इन बूथों को पहले इतना सशक्त कर देती है कि हर बूथ को उन्होंने शक्ति केंद्र तक का नाम दे दिया है। तो और दूसरी बात, जहाँ तक रैलियों की बात है, प्रधानमंत्री की रैलियाँ भी काफ़ी हिट रही थी। नीतीश कुमार की रैलियों को भी आप इतना बुरा नहीं कह सकते कि उस रैली में भीड़ नहीं आई थी। तो जो भी स्टार कैंपेनर थे उनकी सभाओं में भीड़ आ रही थी। तेजस्वी युवा हैं, तेजस्वी के पास एक कंसोलिडेटेड वोट बैंक था जो 30-31% के करीब था मुस्लिम यादव का। उसमें वो कुछ लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहे थे, युवाओं को जोड़ने की कोशिश कर रहे थे पार्टी जातिगत समीकरण से दूर, लेकिन लगता है कि उसमें सफल नहीं हुए। कई पार्टियों ने उनको डेंट भी किया, चिराग पासवान ने उनको डेंट जरूर किया, लेकिन अपनी वो छवि भी बना ली कि कम से कम पासवान वोट उनके साथ हैं, वो चाहे जिसको हरा सकते हैं, वो चाहे जिसको जिता सकते हैं। तो चिराग पासवान अगर वोट कटुआ साबित हुए हैं, उनको हराने में सफल हुए हैं, तो ये अपनी ताकत भी दिखाने में सफल हुए हैं। वही हाल ओवैसी की पार्टी का है। तो कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है, बिहार की चुनाव का सबक यही है कि लड़ना है तो मिलजुल के लड़ो। अकेले लड़ाई, अपने सेलेक्टेड लोगों के साथ लड़ाई और रणनीति के साथ लड़ाई लड़ना बहुत ही जरूरी है। और आखिरी मोमेंट से बढ़िया होता है कि आप परीक्षा की तैयारी हर वक्त करते रहो। बिल्कुल। और चंद्रमोहन, देखिए, दो फैक्टर बहुत महत्वपूर्ण काम किए हैं। चाहे शराबबंदी का मुद्दा हो, वो लगातार उठा है, चाहे तेजस्वी यादव ने उठाया हो, चाहे बीजेपी या जेडीयू ने अपनी रैलियों में भी इस बात का जिक्र किया, लेकिन महिलाएं जो हैं वो इसमें साथ नजर आई हैं जेडीयू के, एनडीए के। लेकिन साइलेंट वोटर का भी यहाँ पर इनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, क्योंकि एग्जिट पोल कुछ और दिखा रहे थे। तो ये साइलेंट वोटर जो है, इन्होंने ही खेल बदला, जो नतीजों में कुछ और दिख रहा है। बिल्कुल, देखिए, जो साइलेंट वोटर थे उनके बारे में किसी को पता नहीं चल पा रहा था कि आखिर वो किनको वोट दिए, और शायद यही वजह है कि जो एग्जिट पोल आए थे उसमें सबके सर्वे लगभग जो है वो गलत साबित हुए, क्योंकि यह माना जा रहा था कि जो महिलाएं हैं और खासकर सुरक्षा और शराब की जब भी बात उठती है तो वो नीतीश कुमार को छोड़कर कहीं और नहीं जा सकती हैं, किसी और के पाले में नहीं जा सकती हैं। ऐसे में जो वोटर साइलेंट थे वो कहाँ गए हैं, इसलिए कुछ अनुमान लगाना लोगों के लिए काफ़ी मुश्किल हो रहा था। और ऐसे में जो एग्जिट पोल आए थे उसको लेकर, चाहे वो महागठबंधन के नेता हो या फिर एनडीए के नेता हो, सबको ही सशंकित नजर आ रहे थे कि आखिर बिहार में किसकी सरकार आ रही है। लेकिन जब कल ईवीएम खुलने शुरू हुए और जब नतीजे सामने आने लगे, उससे यह जाहिर हो गया। और जब एनडीए सत्ता में आई और खासकर नीतीश कुमार को लेकर जो बातें हमेशा से उठती रही हैं कि सुरक्षा और जो शराबबंदी था वो काफ़ी कारगर साबित हुआ, महिलाएं जो हैं वो कहीं और नहीं जा सकती हैं, और यही वजह है कि नीतीश कुमार फिर दोबारा सत्ता में आए। और अब जब ईवीएम खुला है तब यह साफ हो पाया है कि जो महिलाएं बूथ तक पहुंची थी, जिनकी संख्या सबसे अधिक थी, वो नीतीश कुमार के पाले में गई हैं, और यही वजह है कि एनडीए फिर से दोबारा सत्ता में आ गई है। और खासकर वैसे भी वोटर जो बूथ तक पहुंचते थे लेकिन यह नहीं बताते थे कि वो कहां गए हैं, किनके पाले में गए हैं। कई ऐसे वोटर थे जो बूथ तक जब पहुंचते थे तो वो सीधे तौर पर रोजगार की बात करते थे, सुरक्षा की बात करते थे, आगे विकास की बात करते थे। ऐसे में पता चल जाता था कि कौन किसके पाले में जा रहा था, लेकिन जो बिल्कुल चुप रहे उनके बारे में अंदाजा लगाना मुश्किल हो रहा था। और जब ईवीएम खुला है तो उसके बाद नतीजे सामने आए हैं। बिल्कुल, और देखिए, इन्हीं को कहते हैं चुप्पा वोटर्स। और उस समय भी ये कहा जा रहा था कि इन पर नजर होगी, ये चुप्पे वोटर्स जो हैं वो किधर जाते हैं, वो खेल बदल सकते हैं, और कुछ वैसा लग भी रहा है। रहिएगा आप हमारे साथ। बिहार में इस बार के चुनाव में तेजस्वी यादव की रैलियां, जैसा कि जिक्र मैं कर रही थी, भारी भीड़ उनकी रैलियों में उमड़ी। उसकी वजह उन्होंने एनडीए को टक्कर दी, और इस बार के चुनाव में तेजस्वी यादव की रैलियों में जबरदस्त भीड़ उमड़ रही थी, जिसकी वजह से महागठबंधन के नेताओं ने जीत का दावा भी किया था। यही नहीं, खुद तेजस्वी ने भी भरोसा जताया था कि उनकी रैलियों में उमड़ी भीड़ वोटों में तब्दील होगी। तेजस्वी जी बहुत भीड़ है, वोट में तब्दील होगा।
जनता ने मन बना लिया है, परिवर्तन होगा, बदलाव होगा। तेजस्वी की इस बात का असर नतीजों पर भी नजर आया, क्योंकि जैसे जैसे विधानसभा चुनाव के रिजल्ट आने लगे, ये साफ होने लगा कि तेजस्वी की रैलियों में जो भीड़ उमड़ी, उसकी वजह से उन्होंने चुनाव में एनडीए के बड़े बड़े दिग्गजों को कड़ी टक्कर दी। यही नहीं, बिहार चुनाव में तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से अपने दम पर प्रचार की कमान संभाली, उसकी वजह से भी उनकी तारीफ हुई। शिवसेना ने तो तेजस्वी को बिहार के सियासी मैच का मैन ऑफ द मैच तक बता दिया। इस पूरे चुनाव का तो मैन ऑफ द मैच मैं कहूंगा तेजस्वी यादव। यही नहीं, क्रिकेट के बाद सियासत की पिच पर अब तक का अपना सबसे बड़ा मैच खेलने वाले तेजस्वी से उनके क्रिकेट कोच भी खुश दिखे। अभी जो भी बात करता है उसमें उसका स्टेटमेंट में सब में जो वैल्यू रहता है वो है, तो अभी एक लीडरशिप का ये हमें नजर आता है। इस बार के चुनाव में प्रचार के मामले में तेजस्वी ने सभी नेताओं को पीछे छोड़ दिया था। अरुण, ये तो वही बात हो गई कि मैन ऑफ द मैच तो रैली है, लेकिन मैच नहीं जिता पाए। अरुण, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है, फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करूंगी मैं आपको। विक्रांत का रुख कर लेती हूँ। विक्रांत, यही सवाल मेरा आपसे। देखिए, बिल्कुल इस मामले में एक चीज़ हमें देखनी पड़ेगी। तेजस्वी यादव भले ही चुनाव नहीं जीत पाए, अभी उनकी 31 साल की उम्र है। बिहार की राजनीति में उन्होंने विपक्ष के एक बड़े चेहरे के रूप में अपने आप को स्थापित कर लिया है। और एक और चीज़, जो बिहार में सत्ता का पीढ़ी परिवर्तन होता है, एक पुरानी पीढ़ी बिहार की सक्रिय राजनेताओं की थी, जिसमें उनके पिता लालू प्रसाद यादव अहम किरदार थे। लालू यादव ने पिछले कई दशकों में बिहार की राजनीति के केंद्र में वो रहे, चाहे विपक्ष में रहे या सत्ता में रहे, लेकिन वो एक बड़ी दूरी बने रहे। इस बार का पूरा चुनाव तेजस्वी यादव ने अपने पिता की परछाई से बाहर निकल के लड़ा। उन्होंने किसी पोस्टर पे पिता की फोटो नहीं लगाई। पूरे चुनाव को पूरी तरीके से खुद लीड किया, पूरी पार्टी को एक तरह से खुद लीड किया। और उनके परिवार को लेकर अक्सर ये कहा जाता था कि परिवार में एक राय नहीं है, एक मत नहीं है, कई तरीके के बिखराव हैं। उन सबको उन्होंने परिवार से दूर कर दिया, किसी तरह की कोई गलत बयानबाजी सामने नहीं आई। तो इस चुनाव ने तेजस्वी यादव को बतौर राजनेता काफी परिपक्व किया है। और निश्चित तौर पर जिस तरीके का सशक्त विपक्ष बनकर सामने आए हैं वो, और विपक्ष को 110 सीटें दिलवाने में कामयाब रहे हैं, तो ये एक बड़ी उनकी उपलब्धि मानी जाएगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे के सामने होते हुए विपक्ष का इतना शानदार प्रदर्शन। और किसी भी लोकतंत्र में कहा जाता है कि जितनी जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की होती है उतनी ही विपक्ष की भी होती है। तो उम्मीद ये की जानी चाहिए कि बिहार राज्य के लोगों के हित के लिए वो अपनी राजनीति करेंगे। और अभी उनके पास राजनीति का एक लंबा समय है। भले ही वो इस बार का मैच नहीं जीत पाए, लेकिन मैन ऑफ द मैच तो दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अपने बूते अपनी पार्टी को भी 75 सीट दिलवाई, सबसे बड़ी पार्टी होने का उपलब्धि पाई, और अपने गठबंधन को भी एक ऐसा गठबंधन बनाया जो एक मजबूत विपक्ष के रूप में सामने आया है। देखिए विक्रांत, रैलियों का जिक्र कर रहे थे हम कि तेजस्वी यादव की रैलियों में कितनी भीड़ उमड़ी। वहीं बिहार के मधुबनी जिले में प्रचार के दौरान नीतीश पर प्याज फेंके जाने की घटना ने खूब सुर्खियां बटोरी थी। याद होगा आपको, मधुबनी जिले की जिस हरलाखी सीट पर यह घटना हुई, वहां जेडीयू ने बड़े अंतर से जीत दर्ज की। जबकि कहा यह जा रहा था कि बेरोजगारी के मुद्दे पर यहां लोगों में भारी असंतोष है, इसीलिए नाराज लोगों ने नीतीश कुमार पर जनसभा के दौरान ही प्याज फेंक दिए। प्याज फेंके जाने की घटना के बाद भी नीतीश ने आपा नहीं खोया था। सुरक्षा कर्मी जब प्याज फेंकने वाले को पकड़ने पहुंचे तो खुद नीतीश ने उन्हें रोक दिया था। किसी पर ध्यान मत दीजिए। हैरानी की बात यह है कि जहां चुनाव के दौरान लोगों में भारी नाराजगी दिखी, वहां भी जेडीयू ने भारी अंतर से बाजी मार ली। हरलाखी सीट पर प्रचार के दौरान रोजगार के ही मोर्चे पर नीतीश ने तेजस्वी को घेरा था। 15 साल में कितना को नौकरी मिला जी? 95,000। तो हम लोगों ने 6 लाख से ज्यादा लोगों को सरकारी नौकरी दी। हरलाखी सीट पर जेडीयू उम्मीदवार ने भारी अंतर से जीत दर्ज की और पूरे मधुबनी जिले की 10 विधानसभा सीटों में 8 सीटें एनडीए के खाते में जाती दिख रही हैं, जिनमें कुछ पर गिनती जारी है। यानी अरुण, प्याज कांड वाली सीट पर तो जेडीयू की जीत हो गई, यानी वहां पर लोग नाराज दिख रहे थे और ये लग रहा था कि वहां से तो कम से कम जीत नहीं मिलेगी, लेकिन उसका उल्टा हुआ।
देखिए, नीतीश कुमार ने तब भी आरोप लगाया था कि विपक्षी दलों के लोग उनकी रैलियों में आते हैं और वो कभी प्याज फेंकते हैं, कभी पत्थर के टुकड़े फेंकते हैं। इस तरह का आरोप उन्होंने लगाया था। सवाल ये है कि वहाँ से जेडीयू की जीत के बाद क्या ये पूरी कंस्टिट्यूएंसी का मूड था, जो कुछ भी उनके ऊपर प्याज फेंका गया। महंगाई ज़रूर एक बड़ा मुद्दा था। महंगाई के मुद्दे को लेकर के तेजस्वी यादव ने भी देखा था आपने कि प्याज का किस तरह से बढ़े हुए दाम, आलू के बढ़े हुए दाम को उन्होंने मुद्दा बनाया था। लेकिन जहाँ तक तेजस्वी यादव की जनसभाओं की बात आप कर रही थी, हमने कई जनसभाएं कवर की हैं। चार्ज एटमॉस्फेयर होता था। जो युवा आते थे उनकी रैलियों में 10 लाख नौकरी के सवाल पर ज़बरदस्त तरीके से वो रिस्पॉन्ड करते थे। साथ ही साथ काफ़ी भीड़ होती थी, अच्छी खासी भीड़ होती थी। लेकिन तेजस्वी यादव की दिक्कत ये रही कि उस भीड़ को शायद वोटर में तब्दील नहीं कर पाए। आप देखिए कि अटल बिहारी वाजपेयी भी एक ज़माने में बहुत ज़बरदस्त भीड़ पूरे देश में इकट्ठा करते थे, लेकिन हर बार यही कहा जाता था कि भीड़ जो है वो वोट में तब्दील नहीं होती है। तो सवाल ये है कि क्या तेजस्वी जिन लोगों के भीड़ के आधार पर उन्होंने एक आकलन किया था, क्या उन लोगों ने 100% उनके लिए वोट किया है, या सिर्फ वो तेजस्वी को देखने और सुनने आते थे, वो वोट करने नहीं गए। और वोट एक बार फिर जातीय आधार पर ही बिहार में हुआ। ठीक है अरुण, देखिए आप रहिए हमारे साथ। इस बीच एक ग्रेटर नोएडा में मुठभेड़ के बाद एक बदमाश को पकड़ लिया गया। एक बड़ी जानकारी। दिल्ली के पास यूपी के ग्रेटर नोएडा में मुठभेड़ के बाद पुलिस ने एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। पुलिस ने पकड़ में आए बदमाश के पास से अवैध हथियार बरामद करने का भी दावा किया। एनडीए की जीत पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बिहार के लोगों को ट्वीट कर बधाई दी। उन्होंने राज्य में प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार के विकास के कामों को इस जीत के लिए जिम्मेदार ठहराया। उत्तर प्रदेश के आगरा से दो पड़ोसियों के बीच हुई मारपीट का एक वीडियो वायरल हो गया। वीडियो में दोनों पक्ष के लोग एक दूसरे को पीटते हुए दिखाई दिए, जबकि कई लोग बीच बचाव करते नजर आए। बताया गया कि दोनों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। एलजेपी प्रमुख चिराग पासवान ने ट्वीट कर बिहार की जनता को उनकी पार्टी को वोट देने के लिए धन्यवाद दिया। साथ ही उन्होंने बिहार चुनाव में एनडीए की जीत को बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी की जीत बताया। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए महागठबंधन को पीछे छोड़ते हुए सत्ता पर काबिज होने में कामयाब हो गया। रुझानों की शुरुआत में महागठबंधन को बढ़त मिलती हुई दिखी, लेकिन थोड़ी देर बाद ही बाजी पलट गई और एनडीए ने ऐसी बढ़त बनाई जो आखिर तक कायम रही। देर रात तक चली वोटों की गिनती के बाद जब नतीजे आए तो एनडीए के समर्थक जश्न में डूब गए। हमारा नेता कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो। नतीजे आते ही प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने भी एनडीए की जीत पर ट्वीट किया और उन्होंने बिहार के लोगों का शुक्रिया अदा किया। भारतीय जनता पार्टी की ओर से बिहार की समस्त जनता का हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। 5 साल पहले के मुकाबले जेडीयू को भी कुछ कम सीटें जरूर मिली, लेकिन बीजेपी ने नुकसान की भरपाई कर दी। एग्जिट पोल के बाद से ही उत्साहित महागठबंधन के लिए नतीजे जोर का झटका देने वाले रहे। सत्ता के करीब पहुंचने के बाद भी जीत महागठबंधन के हाथ से फिसल गई। चुनाव आयोग ने कोरोना संकट की वजह से वोटों की गिनती के तरीकों में बदलाव किया था। बताया गया कि पहले से ज्यादा ईवीएम का इस्तेमाल हुआ, इसलिए बूथों की संख्या पहले से ज्यादा करनी पड़ी, जिसकी वजह से नतीजे आने की रफ्तार कम हुई। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बिहार में एनडीए की जीत को जनता की जीत बताया और साथ ही जीत का श्रेय पीएम मोदी के नेतृत्व को दिया। रविशंकर प्रसाद के मुताबिक बिहार का विकास केंद्र में पीएम मोदी और बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही संभव है। ये बिहार की जीत है, ये बिहार की जनता की जीत है और ये उन सबों की जीत है जो बिहार के विकास में विश्वास करते हैं। बिहार की जनता का अभिनंदन और कृतज्ञता। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बिहार की जनता ने पूरा भरोसा जिताया है। संदीप, राजनेताओं के बारे में कहा जाता है कि वो चीजों को पहले ही भाप लेते हैं, समझ लेते हैं। तो क्या यहाँ पर जिस तरीके से जेडीयू के प्रति नाराजगी थोड़ी बहुत लोगों में थी, उसी को सुधारने की कोशिश में पीएम मोदी की 12 रैलियां वहां पर हुई और ज्यादा से ज्यादा ये आरोप देखिए विपक्ष भी लगा रहा था कि केंद्र की ही योजनाएं रैलियों में बताई गई। बिल्कुल अर्पिता, जिस तरीके का रिजल्ट आया है और उसके बाद अब पूरा अगर चुनाव प्रचार की हम लोग बात करें तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसे निकल कर आई हैं जो कि आई कैचिंग थी। यानी कि प्रधानमंत्री मोदी ने जब कोरोना के चलते जो है जो
गरीबों को अन्न दिया जा रहा था उसको जो है छठ तक आगे बढ़ा दिया गया। वहाँ के जो लोकल लोग, खासतौर की महिलाएं जो हैं वो शराबबंदी को लेकर उसको जो है एक बेहतर कदम मानती थी। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो एक साथ क्लब होती रही। दूसरी बात ये कि 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जो है वो कहीं ना कहीं पीएम मोदी के चलते जो है नीतीश कुमार को खुद से सीट के हिसाब से तो कम बढ़ी, लेकिन उनको फ़ायदा हुआ। तो कह सकते हैं कि एक मिला जुला एक इफेक्ट जो है इस चुनाव में देखने को मिला है। जो लोकल है, ख़ासतौर पर कि जो वहाँ की जो आम जनता है, उन्होंने जो है नीतीश कुमार को इस बार पसंद नहीं किया। उन्होंने एनडीए को चूज़ किया, नीतीश को चूज़ नहीं किया। यही वजह है कि उनकी जो है सीट्स कम आई है। और लगातार जिस तरीके से बीजेपी की सीट वहाँ बढ़ी है, जाहिर सी बात है कि अब बीजेपी बिहार में सेकंड लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभरी है। यानी कि अब बात होगी तो बीजेपी और आरजेडी की बात होगी, क्योंकि इन्हीं दोनों की सीट ज़्यादा है। तो अब बीजेपी ने अपना स्टेटस जो है बिहार में उस तरह से बना दिया है कि दूसरे नंबर की पार्टी हो गई है। तो रीजनल पार्टीज़ की बात करें, जेडीयू जो रीजनल पार्टी है वो जो है कहीं ना कहीं हाशिए में जाती नजर आ रही है। आने वाले दिनों में इस तरीके की चीजें हो सकती है। और बिल्कुल आप समझिए, देखिए 28 सीटों का नुकसान हुआ है जेडीयू को, और इसलिए फिर से मंथन करने की देखिए खासतौर पर जेडीयू को जरूरत होगी। आप लोग रहिए हमारे साथ। तेजस्वी यादव पर बिहार में औरंगाबाद की जिस कुटुंबा सीट पर चप्पल फेंकी गई थी उस पर महागठबंधन के उम्मीदवार ने जीत दर्ज कर ली है, और इस विधानसभा सीट में महागठबंधन की तरफ से कांग्रेस के राजेश कुमार को मैदान में उतारा गया था। लेकिन जब तेजस्वी वहां उनके लिए प्रचार करने पहुंचे तो किसी ने उन पर चप्पल फेंक दी थी। प्रचार के दौरान जिस वक्त ये घटना हुई थी तब वो मंच पर मौजूद नेताओं से चर्चा कर रहे थे। वो कुर्सी पर बैठे ही थे कि किसी ने नीचे से उन पर चप्पल फेंक दी थी। हालांकि पहली चप्पल उनको न लगकर पीछे की तरफ चली गई, जबकि दूसरी चप्पल सीधा उनकी गोद में जा गिरी थी। हालांकि इसके बाद भी उन्होंने अपना आपा नहीं खोया था। हालांकि जब मतगणना के बाद नतीजे आने शुरू हुए तो औरंगाबाद की चप्पल कांड वाली इस कुटुंबा सीट पर महागठबंधन के उम्मीदवार ने सबको पीछे छोड़ दिया। यानी विक्रांत देखिए कुछ अलग भी देखने को मिल रहा है। प्याज कांड होता है, वहां पर जेडीयू जीत जाती है, यहाँ चप्पल फेंका जाता है फिर भी जीत हासिल होती है। देखिए बिल्कुल राजनीति में इस तरीके की घटनाओं की वैसे भी कोई जगह नहीं है। और एक चीज़ देखनी होगी कि जब भी ये घटनाएं हुई दोनों ही दलों ने, दोनों ही पक्षों ने कहा कि जनता को अपना जवाब वोट के जरिए दिया जाना चाहिए और इस तरीके से राजनीतिक विरोध नहीं हो सकता। तो ये बात सही है कि अगर किसी इलाके में इस तरीके की घटना होती है तो उसे इस बात का सूचक नहीं माना जा सकता कि इस इलाके की जनता बहुत गुस्से में है। और ऐसा हमने ना सिर्फ इस चुनाव में बल्कि पूर्व के चुनावों में भी देखा है कि कई ऐसी बड़ी घटनाएं हुई जिसमें गलत तरीके से अलोकतांत्रिक, गैर लोकतांत्रिक तरीकों से विरोध दर्ज करवाने की कोशिश हुई, लेकिन वहीं पर उन चुनावों में एक बड़ी जीत देखने को हासिल मिली। इसका एक बड़ा उदाहरण मैं आपको देता हूं कि सूरत के चुनाव, जब गुजरात के चुनाव हो रहे थे तो कहा जा रहा था कि सूरत में बहुत भारी गुस्सा है, लेकिन बीजेपी को जो सबसे बड़ी जीत मिली थी वो सूरत में ही मिली थी। तो ऐसा कतई नहीं कहा जा सकता कि अगर इस तरीके की कोई घटनाएं होती हैं तो उसको एक बड़ा सूचक माना जाए कि वो लोगों के गुस्से का प्रतीक है। हाँ, कुछ ऐसे हुड़दंगी, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इस तरीके की घटनाएं करके लाइमलाइट भी लेना चाहते हैं और ये कोशिश करते हैं कि उनकी बात ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। हालांकि इसका कोई खास असर दिखाई नहीं देता। ठीक है विक्रांत, रहिए आप हमारे साथ। मध्य प्रदेश में उधर शिवराज सिंह चौहान अपनी सरकार बचाने में कामयाब रहे हैं। वहां की 28 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में ज्यादातर सीटों पर बीजेपी का प्रदर्शन शानदार रहा, जिसकी वजह से शिवराज सरकार पर मंडरा रहा खतरा टल गया। यही वजह रही कि पार्टी नेताओं के साथ कार्यकर्ता उपचुनाव के नतीजों पर खुशी से झूम उठे। बीजेपी के इस शानदार प्रदर्शन का जश्न भोपाल समेत राज्य के कई शहरों में जोर शोर से मनाया गया। इंदौर में पार्टी की कई महिला कार्यकर्ता ढोल की थाप पर डांस करती दिखीं, तो भोपाल दफ्तर पर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कार्यकर्ताओं के साथ ढोल बजाकर अपनी खुशी का इजहार किया। इस मौके पर प्रदेश बीजेपी के शीर्ष नेताओं ने शिवराज सिंह चौहान को मिठाई खिलाकर उन्हें जीत की बधाई दी। शिवराज सिंह ने इस जीत के बहाने कांग्रेस को निशाने पर लिया। हम पे घटिया आरोप लगाए गए, नंगा, भूखा, नालायक, कमीना तक बोल दिया लोगों ने। जनता इसको पसंद नहीं करती। मगर उपचुनाव की बदौलत फिर से सत्ता में वापसी की उम्मीद कर रहे पूर्व सीएम कमलनाथ की नतीजों पर बेहद सधी हुई प्रतिक्रिया सामने आई। प्रजातंत्र में जो भी मतदाताओं का निर्णय होता है वो स्वीकार करते हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी से ज्यादा सीटें हासिल कर सत्ता हासिल की थी।
लेकिन अमिताभ जी, चाहे वो बिहार चुनाव हो, चाहे मध्य प्रदेश का ये उपचुनाव हो, जो खास बात निकलकर सामने आई है वो ये कि बीजेपी का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छा रहा है। बिहार चुनावों में भी हमने देखा और यहां पर तो सरकार ही बचा ली। बिल्कुल, दो तीन चीज़ों पर मुहर लग जाती है। पहला, मोदी सरकार के कामकाज और के कामकाज को लेकर अभी तक जनता नहीं भूली है, और जनता तक अगर उनके योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है तो जनता उनको वोट में तब्दील करना जानती है, और यही हाल उपचुनाव में जीत से मिला है। उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, और बिहार चुनाव में सबसे बड़े गठबंधन के दल के रूप में उभरना हो। दूसरी बात, कोरोना काल, जो हमारे पूरा का पूरा साल कोरोना से पीड़ित पूरी दुनिया रही, भारत भी काफ़ी पीड़ित रहा, लॉकडाउन रहा, अर्थव्यवस्था चरमरा गई, लेकिन गरीबों का जो ख्याल किया गया, गरीबों के खाते में जो पैसे गए, गरीब महिलाओं के खाते में पैसे गए, गरीबों के घर पे जो अनाज भेजा गया है, और उनका जो सरकार ने अपनी तरफ से आगे बढ़ के उनका जो पालन पोषण किया है, इससे ये साबित हो जाता है कि कोरोना काल में भी प्रधानमंत्री की लोकप्रियता कम नहीं हुई है। दूसरी बात, और तीसरी बात, बीजेपी संगठन और बीजेपी पार्टी को भी काफ़ी फायदा मिला है, क्योंकि अगर अब पूरे परिप्रेक्ष्य में देखें तो पिछले 6-7 महीनों के बाद, ये पहली बार कोरोना काल के बाद पहली बार दुनिया भर में, अमेरिका में चुनाव हुए तो एक बिहार में चुनाव हुआ था। चुनाव आयोग को की भी काफ़ी तारीफ करनी चाहिए कि सैनिटाइजर से लेके हर चीज़, है ना। तो ये चीज़ें साफ हैं कि चुनाव आयोग से लेकर बीजेपी और तीसरा ब्रांड मोदी, ये तमाम चीज़ों ने काम किया है, तब जाकर ये फायदा मिला है। तो मुझे लगता है आने वाले दिनों में बीजेपी इसी जोश खरोश के साथ बंगाल के चुनाव में भी कूदेगी। बिल्कुल, अमिताभ जी रहिए आप हमारे साथ, तमाम सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। दरअसल मध्य प्रदेश के उपचुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ में कांटे का मुकाबला देखने को मिला। सिंधिया खेमे के 22 विधायकों के बीजेपी में शामिल होने के बाद कांग्रेस ने सिंधिया के प्रभाव वाले ग्वालियर चंबल में सेंधमारी की कोशिश की, जिसका असर वहां की 16 सीटों पर साफ दिखा। हालांकि सिंधिया समर्थकों ने भोपाल में पार्टी की जीत का जोरदार जश्न मनाया। इस दौरान जश्न में डूबे इन लोगों ने आतिशबाजी की, जबकि कुछ समर्थक ज्योतिरादित्य सिंधिया का कटआउट लेकर डांस करते दिखे। सिंधिया के प्रभाव वाले ग्वालियर चंबल क्षेत्र की 16 सीटों पर मुकाबला कांटे का रहा, मगर कुछ सीटों पर सिंधिया खेमे के उम्मीदवारों के बढ़त बनाने से उत्साहित तुलसी सिलावट कांग्रेस पर हमलावर दिखे। जनता से बड़ा प्रमाण पत्र कोई होता है क्या? कांग्रेस बची का धरातल में चली गई। हालांकि इस कामयाबी के लिए सिंधिया ने ट्वीट कर बीजेपी के साथ जनता का आभार जताया। वहीं अगर गुजरात की बात करें तो गुजरात की 8 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में बीजेपी ने कांग्रेस को करारी शिकस्त देते हुए 8 सीट जीत ली। राज्यसभा चुनाव के वक्त कांग्रेस के 8 विधायकों के इस्तीफे की वजह से ये सीटें जो थी वो खाली हुई थी, जिनमें 5 पूर्व कांग्रेस विधायकों को भी बीजेपी ने टिकट दिया था। में आए वो 5 विधायक भी जीत दर्ज करने में कामयाब रहे। शुरुआती रुझानों में जैसे ही बीजेपी को बढ़त मिली तो गांधीनगर में पार्टी दफ्तर के बाहर जश्न शुरू हो गया। ढोल नगाड़ों की थाप पर काफी देर तक वहां जश्न मनाया गया। कुछ ही देर में मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल एक कार में सवार होकर पार्टी दफ्तर पहुंचे तो वहां उनका भी जोरदार स्वागत किया गया। गुजरात के सीएम विजय रूपाणी ने बीजेपी उम्मीदवारों की जीत के लिए गुजरात की जनता को धन्यवाद दिया। भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों की जो लोगों का समर्थन और श्रद्धा, विश्वास, उसका ये परिणाम है। बीजेपी ने सभी 8 सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवारों को बड़े अंतर से हराया, जिस पर पार्टी के कार्यकर्ताओं का जोश दुगना हो गया। 2017 के विधानसभा चुनाव में ये 8 सीटें कांग्रेस ने जीती थी। नंदकिशोर यादव लगातार 7वीं बार चुनाव जीते। बिहार की पटना साहिब विधानसभा सीट पर हुए चुनाव में बीजेपी के नंदकिशोर यादव ने लगातार 7वीं बार बाजी मारी। इसके बाद पार्टी कार्यकर्ता ने पटना सिटी इलाके में जीत का जश्न मनाया। जश्न में डूबे बीजेपी समर्थकों ने आतिशबाजी भी की और मिठाइयां बांटकर अपनी खुशी का इजहार किया। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में 4 गाड़ियों की आपस में हुई टक्कर में 5 लोग घायल हो गए। बताया गया कि ओवरटेक करने में यह हादसा हुआ, जिसमें एक ट्रक लोगों से भरी एक गाड़ी को 50 मीटर तक घसीटता हुआ ले गया। मध्य प्रदेश के आगर मालवा में उपचुनाव में मिली जीत के बाद कांग्रेस उम्मीदवार विपिन वानखेड़े के समर्थकों ने विजय जुलूस निकाला। कांग्रेस के विपिन वानखेड़े ने सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार मनोज ऊंटवाल को 1998 वोटों से शिकस्त दी। पंजाब के अमृतसर में प्रशासन की चेतावनी के बाद भी किसान पराली जलाने से बाज नहीं आ रहे। प्रशासन ने बढ़ते प्रदूषण को कम करने के लिए इलाके में पराली नहीं जलाने की चेतावनी जारी की थी, लेकिन इस चेतावनी का किसानों पर कोई असर नहीं हुआ और वो खेतों में धड़ल्ले से पराली जलाते दिखे।
सामने आई तस्वीर में कुछ किसान खेत में खुलेआम पराली जलाते दिखाई दिए। आग लगाने की थोड़ी देर बाद कई खेतों में फैली पराली जलने लगी। इसके बाद उन खेतों से उठता हुआ धुआं आसपास के इलाकों में फैल गया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी की धमाकेदार जीत का श्रेय पीएम मोदी और बिहार की जनता को दिया। ट्वीट करते हुए जेपी नड्डा ने लिखा कि पीएम मोदी की लोक कल्याणकारी नीतियों, विकास कार्यों और नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के कामों पर बिहार की जनता ने मुहर लगाई है। साथ ही नड्डा ने ट्वीट में लिखा कि बिहार ने निर्णायक रूप से वंशवाद, भ्रष्टाचार और विभाजनकारी नीतियों को खारिज कर दिया। तो जेपी नड्डा का ये ट्वीट जिसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि निर्णायक रूप से वंशवाद, भ्रष्टाचार और विभाजनकारी नीतियों को जनता ने बिहार की खारिज किया है, और ये सारे वही मुद्दे जो रैलियों में तमाम बीजेपी नेताओं की तरफ से उठाए भी गए थे।